हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमनीजेस एकेडमी। मैं हूं प्रियंका और आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पर हम डिटेल से समझेंगे। इसके अलावा जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर होता है, इनसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा ये भी यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लेंस भी पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे और उसके बाद वीडियो के लास्ट में हम ह्यूमन आई के बारे में भी चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर मैंने फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट की थी, लेकिन कुछ क्लासेस यहाँ पर फिजिक्स की रह गई थी, तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के यहाँ पर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे लाइट यानी कि प्रकाश के बारे में। इससे रिलेटेड सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद इन सर्टेन पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल लाइट होता है उसी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपके मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। यहाँ से आप ये समझिए कि वेव दो टाइप्स के होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव हम उनको कहते हैं जहाँ पर वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे आप इस तरीके से देख पाएंगे, मान लीजिए ये पार्टिकल है जो कि इस तरीके से मूव कर रहा है ऊपर नीचे, और यहाँ पे इस तरीके से आपका वेव जा रहा है, तो ये होता है ट्रांसवर्स वेव। वहीं पर अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो यहाँ पे जो भी वेव होता है उसका डायरेक्शन और पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होता है, और यहाँ पे जो वेव आगे बढ़ता है वो कंप्रेशन एंड रियरफैक्शन से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके बारे में हम साउंड वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। अभी आप सिंपल लैंग्वेज में ये याद रखिए कि लाइट इस तरीके से चलता है तो इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो लाइट है इसका स्पीड कितना होता है वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, जहाँ पर एयर भी ना हो। तो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहले एसएससी में ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सनलाइट की अगर हम बात करें तो ये अर्थ पर पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड्स लेता है। कहीं कहीं पर 8 मिनट 20 सेकेंड भी लिखा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, मून से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो अर्थ तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड यहाँ पर लेती है। तो ये कुछ वन लाइनर्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। द फिनोमिनन वेयर लाइट रेज बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कोई भी लाइट रे है वो किसी सरफेस से टकराती है, तो टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये मिरर है, इसके इस साइड में हमने पॉलिश किया हुआ है। अब इस मिरर पे एक लाइट रे आ रही है। जो लाइट रे यहाँ पर आती है उसको इंसिडेंट रे, हिंदी में इसको आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ पे जब ये टकराती है तो एक नॉर्मल इसको यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, और ये टकराने के बाद इसी सेम मीडियम में वापस चली जाती है। तो जो लाइट रे यहाँ से वापस जा रही है टकराने के बाद, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। यहाँ पे हमने ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है इसको नॉर्मल कहते हैं, हिंदी में इसको अभिलंब कहा जाता है। अब यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है, और इसको हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनता है, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ आपको यहाँ पर ये भी दिख रहा होगा, ये है डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल क्या होता है, मान लीजिए अगर ये लाइट रे इस तरीके से आती है और ये मिरर यहाँ पर ना होता,
तो ये लाइट रे सीधा यहाँ से चली जाती, लेकिन ये लाइट रे यहाँ से सीधा नहीं गई, सरफेस होने की वजह से टकराकर वापस चली गई। तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हुई उसी को हम डेविएशन एंगल कहते हैं। यहाँ पर अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो आपको जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन के जो नियम होते हैं इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर आपने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा, एंगल आई, और ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम यहाँ पे है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सभी एक ही प्लेन पर होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। यहाँ पे है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है नॉर्मल, तो ये एक ही पॉइंट पे हैं और एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये इसका सेकंड नियम है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि नॉर्मल क्या होता है। मैंने आपको बताया नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस सरफेस पे जहाँ पर लाइट हिट करता है। जैसे कि यहाँ पर लाइट हिट किया तो हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर इसको इमेजिनरी लाइन बनाया और यही होता है नॉर्मल। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे डेविएशन एंगल की। जब ये मिरर ना होता तो लाइट सीधे चली जाती, लेकिन मिरर होने की वजह से ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना रिफ्लेक्ट हुई यही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो टोटल एंगल होगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और डेविएशन एंगल, ये सभी आपस में जब आप इसको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो इसी रूल से इसको हम फाइंड आउट करते हैं। डेविएशन एंगल जो है यहाँ पर इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और डेविएशन एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए। पहले नियम में मैंने बताया एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, तो यहाँ पर आप एंगल आई भी लिख सकते हैं और ये 2 एंगल आई हो जाएगा प्लस यहाँ पे ये डेविएशन एंगल है। तो जब आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा डेविएशन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 एंगल आई। अब ये आई क्या है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो अगर वन लाइनर के न्यूमेरिकल आते हैं तो आप इससे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि इमेज क्या होता है, इमेज बनता कैसे है, जो प्लेन मिरर होता है वहाँ पर इमेज कैसे बनेगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनता है, ये सब हम जानेंगे। लेकिन इसके पहले आप ये समझिए कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देता है। ऑब्जेक्ट हमें इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि लाइट वहाँ से टकरा करके हमारे आँखों पर आती है, तब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें इसी पर आधारित हैं। यहाँ पर हम इमेज की बात करें तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या फॉर्म होगा उसको रिप्रोड्यूस कर देना ही इमेज कहलाता है। द रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाई ए मिरर और लेंस इज कॉल्ड एन इमेज। यानी किसी ऑब्जेक्ट का वही फॉर्म बना देना मिरर या फिर लेंस के द्वारा, उसको इमेज कहा जाता है। इमेज बनता कब है, लाइट रेज जब ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तब वो जहाँ पर मिलती हैं एक दूसरे से या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी पॉइंट पर इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक मिरर है और एक तरफ से हमने इसको पॉलिश कर दिया और यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका इमेज हमें इस मिरर में बनाना है। तो यहाँ से आपको 2 लाइट रे पास करना होता है और जो पहला रूल है उसी को फॉलो करना होता है। यहाँ से मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट से हमने एक यहाँ पर लाइट रे निकाल दिया, तो लाइट रे जब हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये है इंसिडेंट रे। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इनके बीच में ये जो इंसिडेंट एंगल होगा वो 0 होगा। तो जब भी यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा
तो ये लाइट जिस तरीके से गई है उसी तरीके से वापस लौट जाएगी। दूसरा रे यहाँ से निकालेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लाइट रे निकाल दिया और ये लाइट रे इस तरफ जा रही है। अब यहाँ से आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जितने एंगल पे ये यहाँ पर टकराई है उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ से हमने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। ये इस तरीके से हो गया एंगल R। अब आप देखिए, एक लाइट रे इधर है और एक लाइट रे इधर है। क्या ये दोनों कभी एक दूसरे से मिलेंगे? तो आंसर है नहीं। ये लाइट रे आगे जाते हुए एक दूसरे से और भी दूरी पर जाएंगे, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे। और हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर इमेज तभी बनेगा जब लाइट रे मिलती हैं आपस में या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब ये इस साइड में नहीं मिलेंगी तो हम इसको पीछे बढ़ा देते हैं इस तरीके से। तो जब आप इन लाइट रे को पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं पे इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी लाइट रेस मिरर पे परपेंडिकुलर पड़ती हैं तो वो उसी रास्ते से वापस लौट जाती हैं। और यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन तभी होगा जब नॉर्मल और इनके बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बने। तो ये इमेज फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। और इसी वजह से जब भी इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो दो लाइट रेस को यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर की। यहाँ पर हम बात करेंगे प्लेन मिरर की कि प्लेन मिरर में इमेज बनता कैसे है। यहाँ पर इमेज में आपको बहुत क्लियर नहीं दिखेगा, तो इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मिरर है, एक तरफ से इस पे पॉलिश लगा हुआ है और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। जब आप इससे पहली लाइट रे निकालेंगे यहाँ से, तो जितने एंगल पे ये इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल ड्रॉ करने पे ये उतने एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये है रिफ्लेक्टेड रे 1। सेकेंड, हमने यहाँ पर फिर से एक लाइट रे निकाला और यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो जितने एंगल से यहाँ पे ये इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी। तो यहाँ पर हमने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं R1 और R2, ये आपको दिख रहा होगा कि आपस में मिल नहीं रही हैं। तो जब भी ऐसा कंडीशन बनता है तो हम रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की साइड में मिलाते हैं। और यहाँ पर देखिए, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगी पीछे बढ़ाने पर, तो यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये दोनों लाइट एक्चुअली में नहीं मिल रही, हमने इनको पीछे बढ़ा करके मिलाया हुआ है। तो इस तरीके का जो भी इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है। तो इसकी भी हम बात करते हैं। दो तरीके के इमेज होते हैं। एक होता है वर्चुअल इमेज, जिसको आभासी कहते हैं, जहाँ पर लाइट रेज एक्चुअली में नहीं मिलती, मिलाना पड़ता है। वर्चुअल इमेज की ये खासियत है कि ये हमेशा आपको सीधा दिखेगा, जिसको कि हम इरेक्ट कहते हैं। सेकेंड, यहाँ पे आता है रियल इमेज। जब लाइट रेज आपस में एक्चुअली में मिलती हैं तब जो इमेज बनता है उसको हम रियल इमेज कहते हैं। और रियल इमेज हमेशा आपको उल्टा दिखाई देगा, यानी कि ये इन्वर्टेड होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने भी हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। यहाँ पर देखिए, इस ऑब्जेक्ट से हम दो लाइट रेस निकालेंगे, क्योंकि इमेज बनाने के लिए दो लाइट रेस इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला लाइट रे हमने यहाँ से निकाला, ये इस तरीके से आ रहा है, और बीच में यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो जितने एंगल से ये लाइट रे आएगा उतने ही एंगल से ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी होगा। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड लाइट रे निकाला गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो लाइट रे है ये फोकस से जा रहा है। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो फोकस से जो भी लाइट जाता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये आपस में मिल रही हैं। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा ये रियल इमेज बनेगा और उल्टा होगा, यानी कि इन्वर्टेड होगा। तो ये डिफरेंस होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि ये आभासी होंगे, इरेक्ट और सीधे होंगे। लेटरली इन्वर्टेड होते हैं, ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है अपोजिट टू ओरिजिनल,
यहाँ पर लेफ्ट की चीज़ें राइट में चली जाती हैं और राइट की चीज़ें लेफ्ट में चली जाती हैं। इसी वजह से रीजनिंग में जब आप मिरर इमेज करते होंगे तो वहाँ पर भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो प्लेन मिरर में राइट की तरफ दिखेगा और जो आपका राइट हैंड होगा वो प्लेन मिरर में लेफ्ट की तरफ दिखेगा। तो इस तरीके से जब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है तो उसको हम लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो मिरर के कितने डिस्टेंस पे बनता है। तो जितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है मिरर के पीछे सेम उतने ही डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट बनेगा और जितना साइज इस ऑब्जेक्ट का है उसी सेम साइज का आपको इमेज भी दिखता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे वन लाइनर्स पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बहुत पहले पूछा गया है कि अगर किसी भी ऑब्जर्वर को फुल इमेज देखना है मिरर में तो मिनिमम हाइट मिरर की कितनी होनी चाहिए। ये चीज़ आप यहाँ से याद रखिएगा कि अगर आपको अपना फुल इमेज मिरर में देखना है तो मिरर का साइज आपके साइज का हाफ होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट एंड पावर इज 0। ये जो मिरर है प्लेन मिरर, इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है तो इसका पावर 0 होगा। जब भी आप पावर निकालते हैं तो 1/, फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाते हैं और जब आप 1/, इनफाइनाइट करेंगे तो पावर इसका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझ लिया है। अब हम बात करेंगे प्लेन मिरर के अलावा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, कॉनकेव मिरर केव की तरह है, यानी कि इसका ये जो साइड है जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है ये धंसा हुआ है और इस साइड पे यहाँ पर पॉलिश किया गया है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये उभरा हुआ है और इसके इस वाली साइड पे पॉलिश किया गया है। तो किसी स्फीयर को ये कट करके बनाए जाते हैं तो ये स्फेरिकल मिरर की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये कॉनकेव मिरर होगा और अगर इसके उभरे हुए भाग से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, कॉनकेव मिरर हुज रिफ्लेक्टिव सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड्स। इनका रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की तरफ आपको मिलेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो सरफेस ऑफ स्पून जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉनकेव मिरर की तरीके से काम करता है। यहाँ पे आप देखिए स्पून का ये जो हिस्सा होता है इसको हम कॉनकेव की तरह पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इनका रिफ्लेक्टिव सरफेस आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ होता है, उभरा हुआ होता है। सेम इसी तरीके से इसका भी एग्जाम्पल है, जब आप स्पून को बैक साइड से देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की तरह पे आपको चीज़ें दिखाई देंगी। अब हम यहाँ पर मिरर के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो किसी स्फीयर को कट करके बनाया जाता है तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ये जो स्फीयर है इसका जो सेंटर होता है इसी को हम मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इसका जो रेडियस होता है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इस मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको पोल यानी कि इसको हिंदी में ध्रुव कहा जाता है। इसके अलावा ये जो लाइन इससे पैरेलल जा रही होती है इसको प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष कहा जाता है। जो चीज़ें यहाँ पर हैं सेम चीज़ें इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से सबसे पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दिस इज द पॉइंट लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ मिरर्स कर्व। मिरर कर्व के सेंटर पे जो पॉइंट लोकेटेड होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो पोल होता है इसके बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगला यहाँ पे है प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ दिखेगा यहाँ पर, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे पोल आता है।
एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट जो होता है स्फेरिकल मिरर का, उसको पोल कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये मिडिल पॉइंट है, तो ये कॉनकेव मिरर का पोल है। यहाँ पर ये मिडिल पॉइंट है, ये कॉन्वेक्स मिरर का पोल है। अगला यहाँ पे आता है एपर्चर। एपर्चर की बात करें तो जहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसको हम कहते हैं, और इससे आप मिरर की साइज़ का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे ये जो है ना, इसी से रिफ्लेक्शन होगा, तो सीधी लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो यही हो जाता है एपर्चर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस की, जिसको कि हम फोकल पॉइंट भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ द पॉइंट ऑन द मिरर और लेंस एक्सिस वेयर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द एक्सिस कन्वर्ज और सीम टू कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी लाइन या जो लाइट रे पैरेलल जा रहा होता है, रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस पॉइंट से जाएगा ना, उसी पॉइंट को हम फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये फोकल पॉइंट क्या होता है इसको हम यहाँ पर समझते हैं। ये जो इमेज है इसमें कॉनकेव मिरर है और यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो मिडिल पॉइंट है ये होता है पोल, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जहाँ पर मिलेगी वहीं पर फोकस होगा, जिसको प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे एक लाइट रे यहाँ पर पैरेलल आ रही है, यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी तो इस रास्ते से ये लाइट रे जाएगी। इसी तरीके से दूसरी लाइट रे भी पैरेलल यहाँ पे आ रही है जो कि प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल में है। ये लाइट रे भी रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से जाएगी और ये दोनों आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये जहाँ पर मिल रही है रिफ्लेक्शन के बाद, ये जो पॉइंट है इसी को हम फोकस कहते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल है, इनके बीच का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस आपको बिल्कुल इनके बीचों बीच में दिखाई दे रहा है। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो फोकस का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, यानी कि हाफ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड में ये आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना होगा पोल से, तो ये डबल होता है फोकस से, यानी कि यहाँ पे यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कॉनकेव मिरर है। इसी फोकस की बात हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। यहाँ पर भी आप देखिए, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये यहाँ पर पोल है। इसमें भी जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेस को ले जाएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे इस तरीके से जाती हुई दिखाई देगी। दूसरी लाइट रे हमने यहाँ पर पैरेलल, यहाँ से ये आ रही है, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट रे इस तरीके से जाती हुई दिखाई देगी। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं, ये एक्चुअली में कभी नहीं मिलेंगे, तो इनको हमें पीछे बढ़ा करके मिलाना होता है। तो यहाँ पे जब आप इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को मिलाएंगे, जहाँ पर ये मिल रही हैं उसी को हम फोकस कहते हैं। और यहाँ पर भी जो फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में है। तो ये पोल और फोकस का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। आई होप आपको यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस समझ में आया होगा। ये ऐसा पॉइंट होता है मिरर या फिर लेंस का जहाँ पर मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रेज जाती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसी को हम लेंस का फोकस कहते हैं। फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर आप इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पोल से फोकस का दोगुना होता है।
नेक्स्ट यहाँ पे अब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज कहाँ बनता है, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर कॉन्केव मिरर से इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, यानी कि इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा या फिर वर्चुअल बनेगा, ये भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये है हमारा कॉन्केव मिरर और इसमें हमने इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि अनंत पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो उनसे जो भी लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल आती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है तो लाइट रे उससे जो आएंगी वो पैरेलल दिखाई देंगी। तो यहाँ पे मान लीजिए इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से एक लाइट रे आ रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से ये जा रहा है, दूसरा लाइट रे भी इस तरीके से आ रहा है पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों लाइट रे मिल रही हैं, तो यहाँ पे ना आपको इमेज देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ से आप याद रखिएगा, जब भी आप इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। और इमेज बनेगा कैसे, तो लाइट रे यहाँ पर एक्चुअली में मिल रही हैं तो ये रियल इमेज होगा। और जब भी रियल इमेज बनता है तो वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनता है और डिमिनिश्ड यानी कि यहाँ पर पॉइंट साइज छोटा सा इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। इसको आप याद कैसे रखेंगे ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इससे आपको याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर इमेज का पोजीशन है। दूसरा यहाँ पे पोजीशन है बियॉन्ड सी। जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखते हैं तब कैसा इमेज बनेगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके परे हमने रखा है ऑब्जेक्ट को। यहाँ से जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे को निकालेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर के जाता है, ये हमने फोकस जो पॉइंट होता है उसमें ही पढ़ा। इसके अलावा जब आप दूसरा लाइट रे यहाँ से निकालेंगे, फोकस से जो होता हुआ जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई लाइट रे फोकस से जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, यानी कि ये दोनों आपस में सही हैं। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा, और जब फोकस से जाएगा लाइट रे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इमेज आपको कहाँ बनता हुआ दिखाई देगा, इमेज आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा जहाँ पर दोनों लाइट रे एक्चुअली में मिल रही हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इतना बड़ा है, इमेज आपको थोड़ा सा छोटा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। रियल इमेज है क्योंकि सही में यहाँ पे लाइट रे मिल रही हैं, रियल है तो इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है यानी कि छोटा है। तीसरा केस यहाँ पे आता है एट सी, यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा। तो सेम यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा, और जो लाइट रे फोकस से जाएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दोनों लाइट रे यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो है इमेज वो बनेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज भी है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसी के नीचे इमेज भी बना हुआ है। तो जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट तो वहीं पर इमेज बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज का बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब कैसे इमेज बनेगा। तो फिर से यहाँ से दो लाइट रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा, जो फोकस से जाता है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, और ये दोनों लाइट रे यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनता हुआ दिखाई देगा और ये ओरिजिनल से ज़्यादा बड़ा बनेगा, यानी कि बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी परे बनता है इमेज, रियल बनेगा, इन्वर्टेड होगा और ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा होगा, यानी कि इन लार्ज होगा। फिफ्थ केस यहाँ पे है कि जब आप फोकस पे रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ पर बनता है।
तो यहाँ पर आपने फोकस पे इमेज को रखा है, यहाँ से पैरेलल लाइट रे अगर आप निकालेंगे तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा, और जब आप इस तरीके से लाइट रे निकालेंगे, बीच में नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो जिस एंगल से ये लाइट रे आया है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो हैं पैरेलल हैं लाइट रे, तो ये हम मानते हैं कि जो पैरेलल लाइट रे होती हैं वो अनंत पर जाकर के मिलती हैं। तो जब फोकस पे होगा ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे इसका इमेज बनेगा, रियल में मिलेंगी अनंत पर तो रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड होता है रियल इमेज, और हाईली इनलार्ज्ड यानी कि बहुत बड़ा इमेज बनता है। सिक्स्थ केस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा केस है जहाँ पर इसमें वर्चुअल इमेज बनता है और इससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। इमेज कैसा बनेगा यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ से आपने एक लाइट रे निकाला, तो ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा। दूसरा भी हमने यहाँ पर लाइट रे निकाला, फिर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जिस एंगल से आया है उसी एंगल से इसका रिफ्लेक्शन भी होगा। अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं, ये एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखाई दे रही हैं और ये अनंत पर भी नहीं मिलेंगी। तो जब ये नहीं मिलेंगी तो हम क्या करते हैं, इनको पीछे मिलाते हैं। तो इस तरीके से जब आप लाइट रे को एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, तो यहाँ पर ये दोनों लाइट रे मिलती हुई दिखाई देंगी। और इस केस में लाइट एक्चुअली में नहीं मिल रही, मिलाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल यानी कि आभासी होगा, इनलार्ज्ड यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है ये इमेज, और ये इरेक्ट यानी कि सीधा होगा। जब भी वर्चुअल है तो इरेक्ट इमेज बनता है। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। इसको आप याद कैसे रखेंगे, इसके लिए मैंने लिखा हुआ है कि कॉन्केव मिरर से इमेज कैसे बनता है। जब इन्फिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज फोकस पे बनेगा, डिमिनिश्ड यानी कि छोटा बनेगा। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो वहीं पर इमेज बनेगा और सेम साइज का बनेगा। जब आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो ये जो इमेज है ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। ये इसका रिवर्स आपको दिख रहा होगा, ये इनलार्ज्ड यानी कि बड़ा इमेज होगा। जब आप फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा। पहला वाला जो केस है उसी का रिवर्स है, ये हाईली इनलार्ज्ड बनेगा। और यहाँ पे ये जो केसेस है ना, इन सभी में रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज बनता है, यानी कि वास्तविक और उल्टा इमेज बनेगा। इसमें जो सिक्स्थ केस होता है वो यूनिक है। जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज बिहाइंड द मिरर यानी कि मिरर के पीछे बनेगा, वर्चुअल यानी कि आभासी, इरेक्ट यानी कि सीधा, इनलार्ज्ड यानी कि बड़ा इमेज बनेगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, तो ये अब आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में आएंगे तो केवल 2 पोजीशन यहाँ पर पॉसिबल होता है, क्योंकि इसका जो फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सब मिरर के पीछे होते हैं। तो यहाँ पर 2 ही केस पॉसिबल होता है ऑब्जेक्ट रखने के लिए। पहला केस ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट को पोल और जो इन्फिनिटी है उसके बीच में रखें। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब आप लाइट रे निकालेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरफ जाता हुआ दिखेगा, पीछे मिलाएंगे तो ये फोकस पे आपको मिलता हुआ दिखेगा। दूसरा लाइट रे हम निकालेंगे तो ये जो लाइट रे होता है ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होगा ये इसी रास्ते से वापस चला जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों लाइट रे मिलती हुई दिखाई देंगी, यहाँ पर इमेज बनेगा। तो मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, तो ये वर्चुअल यानी कि आभासी, सीधा और स्मॉलर यानी कि छोटा होगा। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतना छोटा सा। सेकेंड केस यहाँ पे आता है जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें यानी कि अनंत पर रखें। तो जब भी अनंत पर रखते हैं तो लाइट रे पैरेलल आती हैं। तो यहाँ पर भी इस तरीके से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा और इसका इमेज जो है मिरर के पीछे बनेगा फोकस पर। यहाँ पे ये लाइट रे जो आ रही है वो इसी रास्ते से वापस जा रही है और ये वाली लाइट रे यहाँ पर है। इन दोनों को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाया गया है।
तो फोकस पर इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा यानी कि आभासी, सीधा, और पॉइंट साइज। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज केवल इतना छोटा सा। आई होप आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं इनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। इनका यूज़ कहाँ होता है उसको बताने से पहले आप ये जान लीजिए, ये जो कॉनकेव मिरर होता है इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर का क्या मतलब हुआ कि जो भी लाइट रे आ रही होती हैं इनको ये एक पॉइंट पर फोकस करा देते हैं, यानी कि एक पॉइंट पर मिल जाता है, तो उसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, यानी कि जो भी लाइट रे इस पर आती हैं वो इसको स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। कॉन्वेक्स जो होगा वो डाइवर्जिंग होगा, ये लाइट रेस को फैला देगा। कॉनकेव जो होता है ये कन्वर्जिंग होता है, ये लाइट रेस को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करा देता है। कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है एज रिफ्लेक्टर इन कार, हेडलाइट में, सर्च लाइट में, ताकि सिंगल पॉइंट पे लाइट रेस फोकस हो। टॉर्च में भी इसका यूज़ किया जाता है। शेविंग मिरर कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। शेविंग मिरर का यूज़ जो है यहाँ पर कॉनकेव का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे चीज़ें ना बहुत ही डिटेल्ड और एक्यूरेट दिखती हैं। तो शेविंग करते टाइम में डिटेल चीज़ें देखनी होती हैं, एक्यूरेट चीज़ें देखनी होती हैं, इस वजह से कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। मेकअप मिरर भी यहाँ पर यूज़ होता है। डेंटिस्ट भी जो मिरर यूज़ करते हैं वो कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि उनको दांतों को देखने के लिए बहुत ही एक्यूरेट मिरर चाहिए होता है, जिससे चीज़ें बड़ी दिखें और एक्यूरेट दिखें। इसको सोलर फर्नेस में यूज़ किया जाता है, जिससे कि हीट को प्रोड्यूस किया जाए। जब एक ही जगह पर लाइट रे सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी तो एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो ये किरणों को फैला देते हैं, तो ये ज़्यादा लंबा व्यू कवर करते हैं, यानी कि वाइड रेंज ऑफ व्यू इसके द्वारा कवर किया जाता है। तो सिक्योरिटी मिरर में हमें डिटेल नहीं देखनी होती, हमें वाइड कवरेज चाहिए, तो वहाँ पर कॉन्वेक्स यूज़ होगा। रियर व्यू मिरर जो भी व्हीकल्स होते हैं उनमें जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स होता है, जिससे कि पीछे से जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं वो उस मिरर में एक साथ देखे जा सके। तो ये ज़्यादा वाइड चीज़ों को कवर करता है। डाइवर्जिंग मिरर होता है और ये चीज़ों को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करता है, एक्यूरेट चीज़ें दिखाता है। तो इसका यूज़ यहाँ पर है और ये दोनों कॉन्वेक्स से ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम मिरर फॉर्मूला की बात करेंगे। मिरर फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है और उसका मतलब क्या होता है ये भी बताना होता है। ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की भी कुछ हाइट होती है। पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है इसका डिस्टेंस भी मेजर किया जाता है। पोल से ये जो इमेज है वो कितनी दूरी पर बना इसको भी हम मेज़र करते हैं, और पोल से फोकस कितनी दूरी पर है, इन तीनों को मिला करके मिरर फॉर्मूला बनाया गया है। यहाँ से आप याद रखिएगा 1/v + 1/u = 1/f होता है। v का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल टू मिरर, यानी कि पोल से कितना डिस्टेंस पे इमेज बना हुआ है उसको हम v से दिखाते हैं। पोल से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको हम u से दिखाते हैं। ये इमेज है, इसका डिस्टेंस v हो जाएगा और ये u। फोकस की बात करें तो पोल से फोकस ये f है, यहाँ पे लिखा हुआ है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो इन्हीं तीनों से ये फॉर्मूला बना हुआ है। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात आती है कि आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस कैसे लेनी है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। इसको आप समझ सकते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से। जब भी आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो भी चीज़ें होंगी उसको आप पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। जब भी आप एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे यहाँ पर, तब भी चीज़ों को आप पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि राइट डायरेक्शन में यहाँ पर जाएंगे तो पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ जाएंगे तब भी साइन यहाँ पे पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन जब आप लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो नेगेटिव लिया जाएगा, और जब भी आप नीचे की तरफ आते हैं
तब भी यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन सा साइन आपको किस तरीके से लेना है। तो पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है ये हमेशा माइनस में लिया जाता है, क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो लेफ्ट की तरफ में ही रखते हैं। तो ये वाला जो डायरेक्शन है यहाँ पर निगेटिव साइन होता है। इसके अलावा जो इमेज फॉर्मेशन होता है, अगर इमेज मिरर के पीछे बना हुआ है तो आप पॉजिटिव लेंगे उसका डिस्टेंस, और अगर मिरर के सामने बना है तो निगेटिव डिस्टेंस लिया जाता है। यहाँ पे देखिए, जब ये जो इमेज है मिरर के पीछे कहीं पर बनेगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, जब इस तरफ बनेगा तो निगेटिव साइन लिया जाता है। इसके अलावा ये जो फोकस है ये कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है और कॉन्केव के लिए माइनस होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क क्या होता है? रिफ्लेक्शन में जब भी लाइट किसी सरफेस से टकराती है तो वो उसी मीडियम में वापस हो जाती है, लेकिन जब आप रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब वहाँ पे लाइट कितना झुकती है उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ ए वेव सच एज लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो कितना ज़्यादा झुकती है, उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर भी आपको दो चीज़ें जाननी होती हैं। ये जो मीडियम होता है ये रेयरर भी होता है और मीडियम यहाँ पर डेंसर भी होता है। अब इसको आप कैसे समझेंगे, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं और हमने यहाँ पर खड़ा कर दिया है कम से कम 5-6 लोगों को, या फिर मान लीजिए हमने 10 लोगों को ऐसे दूर दूर खड़ा कर दिया। अब इनके बीच से अगर आपको निकलना हो तो आप बहुत ईजिली निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग दूर दूर खड़े हैं तो बहुत रास्ते हैं निकलने के लिए। लेकिन अगर वहीं पर 10 लोगों को बहुत पास पास करके खड़ा कर दिया जाए, या फिर 10 से ज़्यादा लोगों को भी, और इसके बीच से अगर आपको निकलना हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो जहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है उसको हम रेयरर मीडियम कहते हैं। जहाँ पर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो ये रेयरर मीडियम है। जहाँ पर आपकी स्पीड कम हो गई, लोग बहुत पास पास खड़े हैं, तो ये डेंसर मीडियम होता है। यहाँ पर चीज़ें कैसी होती हैं इसको भी हम देखते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है कि जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होंगी। मैंने आपको ये बता दिया कि मीडियम दो तरीके के हो सकते हैं, रेयरर और डेंसर। इसको विरल माध्यम कहते हैं हिंदी में, और डेंसर को सघन माध्यम कहा जाता है। रेयरर मीडियम है यानी कि स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर ज़्यादा होगा, डेंसर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। यहाँ पर कैसे चेंजेस आएंगे इसको समझने से पहले हम इसको जानते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक लाइट रे है जिसको हमने इंसिडेंट रे कहा है। ये लाइट रे इस तरीके से आ रही है और ये अभी एयर था, यानी कि ये है मीडियम 1। अब ये लाइट रे जो है ये दूसरे मीडियम में जा रही है, यानी कि ग्लास में जा रही है। तो यहाँ से जैसे हमने वहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया था, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो जब ये लाइट रे एयर से ग्लास में आएगी तो ये नॉर्मल यानी कि अभिलंब के पास से होकर के जाती है, यानी इस तरफ झुकती हुई आपको दिखाई देगी। यहाँ पे जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे है इनके बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये एयर है और ये ग्लास है, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। जब ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आई तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो गई, और इसी को हम कहते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन। यहाँ पर बेंडिंग वर्ड इम्पॉर्टेंट है। अब हम ये जानेंगे कि लाइट रे नॉर्मल की तरफ झुकेगी या इससे दूर जाएगी, ये
कैसे पता करेंगे? इसके लिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा होगा। यहाँ पर लाइट को एयर से ग्लास में जाना है। ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। यहाँ पे जब ये लाइट रे आएगी दूसरे मीडियम में तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाती है, झुक जाती है। तो यही आपको याद रखना है कि जब भी रेयरर से डेंसर में लाइट जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि जब लाइट रे को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना है, यानी कि ग्लास से एयर में जाना है, तब क्या होगा? तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और यहाँ पर इमेजिनरी लाइन है नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर होती हुई जाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जब डेंसर से रेयरर में लाइट रे जाएगा तो ये नॉर्मल से दूर बेंड होता है। तो ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं बहुत पहले। अब हम यहाँ पर बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक की। ये क्या होता है? अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कोई भी लाइट किसी पर्टिकुलर मीडियम में जाने पर कितना झुक जाती है उस मीडियम में, उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अपवर्तनांक कहते हैं। एक बार मैं यहाँ पर आपको फिर से बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी मटेरियल जैसे कि ग्लास, वाटर, ऑयल या कोई भी मटेरियल है वो लाइट रे की स्पीड को कितना कम कर पा रहे हैं, कितना झुका पा रहे हैं, उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट स्लोज डाउन व्हेन इट गोज थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम। यानी किसी पर्टिकुलर मीडियम में लाइट का स्पीड उस मीडियम के द्वारा कितना कम किया जा रहा है, उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। इसका सिंबल होता है n, कहीं कहीं पर म्यू भी लिखा जाता है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर आप मीडियम लिखते हैं, जैसे कि एयर से ग्लास में जाना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, नीचे आप रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अगर ग्लास है तो ग्लास, अगर यहाँ पर ऑयल है तो ऑयल। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है n इज इक्वल टू C/V। तो यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना है क्योंकि ये NCERT वगैरह में दिया होता है तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्राउन ग्लास का पूछा हुआ है, इसका आप याद रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.52। इसके अलावा कनाडा बाल्सम का 1.53, रॉक सॉल्ट का 1.54, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है 2.42। इसके अलावा वाटर का भी याद रखेंगे 1.33, कैरोसिन का यहाँ पे है 1.44। अब यहाँ पर आप मुझे ये बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब होता है कि लाइट का स्पीड उतना ही स्लो कर दिया जाएगा उस मीडियम के द्वारा। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके से ऑब्स्टेकल है। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिस भी मीडियम का, लाइट उस मीडियम में बहुत स्लो ट्रेवल करेगी और ज़्यादा बेंड होगी यानी कि झुकेगी। तो यहाँ पे देखिए डायमंड का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, क्योंकि इसके पहले हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा है। यहाँ पर भी दो लॉज हैं। पहला यहाँ पे है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो पहला रूल एकदम सिमिलर है। ये जो इंसिडेंट रे है और इसके अलावा ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे होता है ये एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। सेकंड यहाँ पे आ जाएगा स्नेल्स लॉ। सेकंड यहाँ पे है स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। इन्होंने कहा था कि जब भी आप किसी पेयर ऑफ मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लेते हैं तो इनका जो भी रेशियो आएगा वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा। तो ये इन्होंने बोला था। इसकी अगर हम बात करें कि इन्होंने क्या कहा था बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तो मान लीजिए हमने एयर और ग्लास यहाँ पे मीडियम ले लिया है। तो इनका कहना ये था कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहाँ पर 30 डिग्री कर दें और ये यहाँ पर 25 डिग्री हो जाए
तो जब भी आप इसका साइन लेंगे, साइन 30 डिग्री और जो यहाँ पे है साइन 25 डिग्री, तो ये जो नंबर आएगा ये कांस्टेंट होगा। आप चाहे जितना भी इस एंगल को चेंज कर दीजिए, लेकिन मीडियम सेम होना चाहिए, एयर एंड ग्लास। यानी कि आपको मीडियम का पेयर लेना होता है। जैसे कि हमने एयर और ग्लास का पेयर लिया हुआ है, तो इस एंगल को हम कितना भी चेंज करें और ये एंगल कितना भी चेंज हो, इन दोनों मीडियम के पेयर के लिए इनका जो साइन होता है इसका रेशियो कांस्टेंट आएगा। यही स्नेल्स लॉ है, यही चीज़ इनके नियम में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप डेफिनेशन देख पा रहे होंगे, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का यहाँ पे आप साइन लीजिए और इसका रेशियो लेना है साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि साइन आर से आप रेशियो लेते हैं किसी भी गिवन पेयर के लिए। यानी कि हमने एयर और ग्लास का लिया था, तो इनका रेशियो कांस्टेंट आएगा और ये जो कांस्टेंट होता है इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल दिया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे ग्लास है। हमने इसका साइन आई लिया और साइन आर लिया, तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास, यानी घूम फिर करके ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकल करके आता है। ये दोनों रूल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल की, जिसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ए डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ लेस डेंस मीडियम इज 90 डिग्री। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है डेंसर मीडियम में, जिसके लिए लेस डेंस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। इसको हम इमेज से समझते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो एयर है ये रेयरर मीडियम है और जो वाटर है ये डेंसर मीडियम है, और जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो ये नॉर्मल से दूर जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का ये जो एंगल है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। लेकिन जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आप धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा होगा कि ये नॉर्मल से दूर जाते जाते मीडियम के बिल्कुल यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में कितना हो, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाए। तो जिस एंगल पर ये 90 डिग्री हो जाता है उसी एंगल को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। मान लीजिए डेंसर मीडियम में इंसिडेंट रे हमने इतना रखा है और जब ये रेयरर मीडियम में जाएगा तो ये नॉर्मल से दूर जाता हुआ दिखाई देगा। फिर हमने यहाँ पर इंसिडेंट रे और भी बढ़ा दिया तो फिर ये नॉर्मल से दूर होता हुआ जाएगा रेयरर मीडियम में। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो ये नॉर्मल से इतना दूर जाएगा कि ये इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर आपको दिखाई देगा। तो वही लिखा हुआ है कि क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है डेंसर मीडियम में, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेस डेंस मीडियम में 90 डिग्री हो जाए। तो इसी को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे, जहाँ पर ये 90 डिग्री बन जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे तो ये जो रे है लाइट रे, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट नहीं होगा, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है? सेम मीडियम में लाइट रे का वापस जाना। तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ से ये चीज़ें तभी होती हैं जब क्रिटिकल एंगल से आप थोड़ा सा एंगल बढ़ा दें, तो इस वजह से क्रिटिकल एंगल भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डेली लाइफ में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बहुत सारे इवेंट देखने को मिलते हैं। इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको हम n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट रे बैक इनटू इट्स ओरिजिनल मीडियम
when it travel from a denser medium to a rarer medium at an angle of incidence greater than the critical angle। यानी कि डेंसर मीडियम में अगर आपने क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दिया तो ये इसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये फिनोमेना होता क्यों है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि यहाँ से ये जो लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो ये नॉर्मल से दूर होता जाता है और दूर होते होते ये यहाँ पर टोटली रिफ्लेक्ट हो जाता है। वही चीज़ लिखा हुआ है, दिस फिनोमिनन अकर्स बिकॉज द लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल as it enters the less dense medium and at a certain point it can no longer refract but instead reflect entirely। यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये यहाँ से रिफ्रैक्ट नहीं होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसी सेम मीडियम में। यहाँ से आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है मिराज, और इसके अलावा यहाँ पे है लूमिंग। तो मिराज क्या होता है, कई बार जो डेजर्ट वाला एरिया होता है वहाँ पर ये जो ट्रीज़ हैं वो आपको उल्टा दिखाई देगा, और जब भी आपको ये उल्टा दिखाई देगा तो कई बार ऐसा यहाँ पर इल्यूज़न हो जाता है कि यहाँ पर कोई पॉन्ड है या फिर कोई वाटर सोर्स है। यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। डेजर्ट एरिया में डेजर्ट के ऊपर वाला ये जो लेयर होता है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसको हम रेयरर मीडियम मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर वाली लेयर में जाते हैं वहाँ पे इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कोल्ड आपको मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जितना गर्म है उतना गर्म ऊपर नहीं होगा। तो ये एक तरीके से डेंसर मीडियम का काम करेगा और नीचे जो डेजर्ट में है वो रेयरर मीडियम का काम करने लगता है। तो यहाँ पे आप इसको लेयर के तरीके से देख सकते हैं, ऊपर वाला डेंसर मीडियम होगा, दूसरा रेयरर, फिर यहाँ पे ये डेंस का काम करेगा, फिर ये रेयरर मीडियम का काम करेगा। और जब भी यहाँ से लाइट आएगा तो डेंसर से जब ये रेयर मीडियम में जाएगा तो आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल से ये दूर जाता है। फिर ये जो है दूसरा मीडियम यहाँ पे आएगा, फिर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये फिर से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाने की वजह से ये फिर नॉर्मल से दूर होगा और नॉर्मल से दूर जाते जाते ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इमेज दिखेगा कि ये जो ट्री है ये उल्टा है, तो इसी वजह से कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर कोई पॉन्ड है, कोई वाटर सोर्स है। कई बार जब बहुत तेज गर्मियाँ होती हैं तो आपको रोड वगैरह पे भी यही चीज़ें दिखाई देती हैं, हाईवे वगैरह पे। नेक्स्ट यहाँ पे है लूमिंग, तो ये जो कोल्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये जो घर होते हैं ना ये उल्टे दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि वो आसमान में आपको दिख रहे हों। यहाँ पे क्या होता है कि अर्थ के सरफेस का जो लेयर होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है और इसी वजह से ये डेंसर मीडियम का काम करता है, और ऊपर वाली जो लेयर होता है वो इससे कम कोल्ड होता है, तो ये रेयरर मीडियम का काम करता है। तो यहाँ पर जब ये लाइट रे डेंस से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हटेगा, दूर हटते हटते ये इस तरीके से यहाँ पर लाइट रे आएगा और आपको लगेगा कि ये जो हाउस है ये ऊपर लटक रहा है, तो ये लूमिंग होता है। इसके अलावा आप एक एग्जाम्पल और याद रखेंगे, स्पार्कल ऑफ डायमंड, यानी कि जो डायमंड बहुत ज़्यादा चमकता है वो प्राइम एग्जाम्पल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 24.4 डिग्री होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे है 24.4 डिग्री इसका क्रिटिकल एंगल होगा। इसके बाद जो भी यहाँ पे लाइट रे जाएगा वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होता है और इस वजह से डायमंड हमें बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लेंस की बात करेंगे। लेंस क्या होता है, जैसे आपने मिरर पढ़ा है तो ये आपको समझने में आसानी होगा। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट टिपिकली मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक with at least one curved surface that bend lights through the process of refraction to converge or diverge light rays and form an image। जब हमने मिरर पढ़ा था तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन के बेसिस पे पढ़ रहे थे,
लेकिन जब हम लेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन के बेसिस पर इसको जानेंगे। रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट रे सेम मीडियम में स्ट्राइक करके वापस चली जाए, और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। तो ये इनमें डिफरेंस है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जो ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है, और एक जो सरफेस है उसका ज़रूर कर्व होगा, और ये लाइट को झुका देते हैं, बेंड कर देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लेंस भी दो तरीके के होते हैं, जैसे मिरर में हमने देखा था कॉन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस का मतलब है जो लाइट रे को एक पॉइंट पे यानी कि सिंगल पॉइंट पे ला करके झुका देती हैं यहाँ पर, तो उसको हम कॉन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और जहाँ पर लाइट को फैला दिया जाता है उसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि ये जो कॉनकेव लेंस होता है ये डाइवर्जिंग लेंस होगा। मिरर का यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट होता है। कॉन्वर्जिंग लेंस की बात करें तो ये यहाँ पर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। तो दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कॉनकेव लेंस के 3 रूल्स की, जिससे कि इमेज बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि जो लेंस होता है उस पर आपको 2 फोकस देखने को मिलेगा, और इसका जो सेंटर है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और इसको O से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। यहाँ पर भी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है इसके पैरेलल जो लाइट आता है ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर डायरेक्टली इधर से नहीं जा रहा है, हम इसको जब पीछे की तरफ मिलाएंगे तब हमें ये चीज़ें पता चलेंगी। दूसरा यहाँ पे है जब भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जाता है तो वो सीधा निकल जाता है। तीसरा यहाँ पे रूल है जब भी कोई लाइट रे इसके फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा तो ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे थे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, और यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा तो रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो सीधा निकल जाएगा। ये 3 यहाँ पर रूल होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो बीच वाला पार्ट है जिससे आप इसका साइज देख सकते हैं, ये अपर्चर कहलाता है। इसका जो सेंटर है इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और यहाँ पर आपको 2 फोकस देखने को मिलेगा यहाँ पर, और ये जो इमेजिनरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर के बीच से जाएगा इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पर है कॉनकेव लेंस। यहाँ पर भी ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस है, और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ है फोकल लेंथ। अब यहाँ पर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा यहाँ पर बहुत केसेस बनते हैं, जैसे कि कॉनकेव मिरर में बहुत सारे केसेस बन रहे थे। पहला केस यहाँ पर ये आता है जब भी हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी यानी कि अनंत पे रखा हुआ है तो कैसे यहाँ पर इमेज बनेगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है वहाँ से जो लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं। तो यहाँ से एक लाइट रे आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से, ये सीधा निकल जाएगी। दूसरा यहाँ पे है अगर ये लाइट रे फोकस से आएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और ये दोनों लाइट रे एक्चुअली में यहाँ पर मिलती हैं तो यहाँ पर इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। तो जब भी रियल इमेज बनेगा, क्योंकि रियल में यहाँ पर लाइट रेज मिल रही हैं, तो रियल इमेज होगा, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, डिमिनिश्ड यानी कि छोटा इमेज बनेगा। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इसी तरीके से एग्जाम में भी पूछा जाता है। सेकंड यहाँ पर है जब आप ऑब्जेक्ट को 2f के बियॉन्ड रखेंगे, यानी यहाँ पर 2f है और उससे भी दूर जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो किस तरीके से इमेज बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से आपको जाता हुआ दिखाई देगा, और जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो सीधे निकल जाएगा। तो ये यहाँ पर मिलेंगी, यहाँ पर इमेज बनेगा। तो इमेज रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड यानी कि छोटा बनेगा।
इसका यूज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। थर्ड केस यहाँ पे है, जब ऑब्जेक्ट को 2F पर रखा जाता है तो कैसे इमेज बनेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे है, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगा वो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये मिलेंगे और यहीं पर इमेज भी बनेगा। यहाँ पे इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगा सेम साइज का, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही इमेज बनेगा। फोटोकॉपियर मेकिंग सेम साइज्ड कॉपी, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखेंगे तब इमेज कहाँ बनेगा। यहाँ पे F और यहाँ पे 2F है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये फोकस से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जाएगा, यहाँ पर ये मिलेंगे और यहाँ पे इमेज बनेगा रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा यहाँ पर इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे, यहाँ पर जब आप रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो एक यहाँ पे पैरेलल लाइन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के और ये रे जो है फोकस से जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगा वो सीधे निकल जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं, इसको अगर हम पीछे करके मिलाएंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। यहाँ पर आपको याद रखना है इमेज वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनेगा। नेक्स्ट केस यहाँ पे है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे होगा जो कि रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे जाएगा वो सीधा चला जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये कहीं नहीं मिलेंगे, तो इनको पीछे बढ़ा करके मिलाना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे आप इसको मिलाएंगे तो इमेज यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा जो कि ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगा क्योंकि लाइट रे एक्चुअली में नहीं मिल रही, उनको मिलाना पड़ रहा है। और जब भी वर्चुअल इमेज होता है तो वो अपराइट या फिर इरेक्ट यानी कि सीधा होगा, मैग्नीफाइड यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा बनेगा। इमेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा और सेम साइड ऑफ द लेंस पर बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये इमेज फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। अब हम यहाँ पर कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। पहला है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया जाए तो ये इमेज फोकस पर बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटा बनेगा क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आएगा वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, और जो यहाँ पर आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो ये भी फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ पर लाइट रे मिल नहीं रही हैं एक्चुअली में, तो जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगा। तो इन्फिनिटी पे रखेंगे, फोकस पर इमेज बनेगा। सेकेंड केस यहाँ पर ये आता है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर रखा जाए। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा। वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड यहाँ पर इमेज मिलेगा। अब यहाँ पर हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के यूजेस की बात करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है तो इसी वजह से इसको मैग्निफिकेशन डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। चीज़ों को बड़ा देखने के लिए इसका यूज़ होता है, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लासेस में, माइक्रोस्कोप्स में, कैमरास में और फास्ट साइटेडनेस को करेक्ट करने में, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो ये आगे भी अभी हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई वाले में। कॉन्केव लेंस जो है ये लाइट को डाइवर्ज करता है, तो इसका यूज़ हम करते हैं मायोपिया, नियर साइटेडनेस को ठीक करने के लिए। और इसके अलावा अगर वाइड एंगल व्यू चाहिए तब भी इसका यूज़ किया जाता है। पावर ऑफ लेंस की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 फोकल लेंथ। इसका यूनिट एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। यूनिट होता है डायोप्टर, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को जो लेंस लगता है, कुछ लोगों का पॉजिटिव पावर होता है, कुछ लोगों का नेगेटिव पावर होता है। तो पॉजिटिव पावर का अगर यहाँ पे लेंस लगा है तो इसका मतलब है कॉन्वेक्स लेंस लगाया गया है, और अगर माइनस में है पावर
तो कॉनकेव लेंस यूज़ किया गया है, इससे आप जान सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। माइक्रोस्कोप, कैमरा लेंस, प्रोजेक्टर, टेलीस्कोप एंड मैग्नीफाइंग ग्लासेस। कॉनकेव लेंस का यूज़ भी यहाँ पर है। बाइनोक्यूलर्स, टेलीस्कोप, फ्लैशलाइट और आई ग्लासेस में भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको समझना होगा कि मैग्नीफिकेशन होता क्या है। मैग्नीफिकेशन एक रेशियो होता है जहाँ पर आप इमेज के साइज़ को एक्चुअल ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है उससे कंपेयर करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कितना यहाँ पे मैग्नीफिकेशन हुआ है। मिरर के केस में ये फॉर्मूला -v/u होता है। लेंस के केस में ये फॉर्मूला v/u हो जाएगा। यहाँ पर हमने लेंस, मिरर ये सब पढ़ लिया है। लास्ट पार्ट यहाँ पे है ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई जब आप साइड से देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। जब आप फ्रंट यानी कि सामने से देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ये जो ह्यूमन आई के पार्ट होते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम जान लेते हैं। तो जब भी आप साइड व्यू देखेंगे तो इस तरीके से आई बॉल आपको दिखेगा। तो पहला यहाँ पे यही पॉइंट आता है कि आई बॉल का ये डायमीटर कितना होता है। तो इसका डायमीटर 2 से लेके 3 सेंटीमीटर के बीच में होता है, या फिर आप एक्चुअल साइज अगर इसका जानना चाहें तो 2.4 सेंटीमीटर अप्रॉक्स ये होता है। वैसे 2 से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये जो सामने से दिख रहा है ब्लैक वाला पार्ट, ये प्यूपिल होता है। इसके किनारे वाला जो पार्ट होता है इसको हम आइरिस कहते हैं यहाँ पर, और इसमें ये जो वाइट कलर का पार्ट होता है इसको स्क्लेरा कहा जाता है। इसके अलावा हमें जो भी इमेज यहाँ पर दिखाई देता है वो रेटिना पर बनता है और यहाँ से सिग्नल भेजा जाता है ऑप्टिक नर्व के द्वारा, जिससे कि हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो ह्यूमन आई में लेंस होता है ये कौन सा लेंस होता है। तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। ह्यूमन आई में कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है और लेंस को जो एकोमोडेट करने का पावर है यानी कि इसको ऊपर नीचे करने का पावर है वो सिलेरी मसल्स के द्वारा किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये लेंस है और इसके किनारे किनारे ये सिलेरी मसल्स होती हैं। इसके अलावा आई डोनेशन में कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। पूरा का पूरा ऐसे आई बॉल निकाल करके नहीं लगाया जाता। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि आई डोनेशन में हम आई का कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं, तो वहाँ पर कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड बनता है, लेकिन हमारे ब्रेन जो है उसमें जो सिग्नल जाता है तो चीज़ों को वो सीधा करके देखता है। यहाँ से अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स की। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि ह्यूमन आई में जो इस तरीके से लिक्विड पदार्थ यानी कि जो तरल होता है उसको हम विट्रिसेस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है ये हमारे आँख का उभरा हुआ भाग होता है। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख पाएंगे। ये क्लियर आउटर लेयर होता है जो कि मेजॉरिटी ऑफ लाइट फोकसिंग का काम करता है। सेकंड यहाँ पे लेंस आता है। ये फोकस को एडजस्ट करता है जिससे कि दूर की चीज़ों को हम बहुत ही क्लियर तरीके से देख पाएँ। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे ह्यूमन आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगला यहाँ पर है आइरिस। तो जो कलर्ड मसल होता है जो प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है उसको आइरिस कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्यूपिल है उसके किनारे जो पार्ट होता है उसको आइरिस कहा जाता है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे ये प्यूपिल है और ये किनारे वाला जो पार्ट है वो आइरिस कहलाता है। यहाँ से आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि आइरिस जो होता है ये प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे प्यूपिल है जिसको हम पुतली कहते हैं हिंदी में। ये ओपनिंग होता है जो कि अमाउंट ऑफ लाइट कितना इंटर करना चाहिए हमारी आँखों में उसको कंट्रोल करता है। कई बार जब आप बहुत उजाले में होते हैं तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है जिससे कि एक साथ हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा सनलाइट ना जाए।
लेकिन जब आप उजाले से अंधेरे में आते हैं, प्यूपिल का साइज छोटा होने की वजह से बहुत सारी लाइट आपकी आंखों में नहीं जाती, तो अंधेरे में जब आप तुरंत आएंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती। लेकिन आप कुछ देर जब वहाँ पर रहते हैं तो प्यूपिल का साइज बड़ा होता है, जिससे कि लाइट और ज़्यादा इंटर करता है और अंधेरे में भी कुछ टाइम बाद थोड़ी चीज़ें क्लियर दिखाई देने लगती हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि आइरिस जो है ये प्यूपिल का साइज कंट्रोल करेगा। प्यूपिल जो है ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। स्क्लेरा जो है ये टफ वाइट पार्ट होता है जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो वाइट वाला पार्ट है ये स्क्लेरा है। इसके अलावा जो जेल लाइक सब्सटेंस भरा होता है जो कि हमारे आईज के शेप को मेंटेन करता है, उसको फिल करता है, उसको विट्रिसेस ह्यूमर कहा जाता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम आई डोनेशन करते हैं तो वहाँ पर कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो सिलरी मसल्स होती हैं ये हमारे आईज के लेंस को एडजस्ट करने का काम करती हैं। इसके अलावा आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा आई का पार्ट होता है जो कि उसको कलर देता है, तो वो हो जाएगा आइरिस। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। रेटिना की बात करें तो ये लाइट सेंसिटिव इनर लेयर होता है जो कि लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहाँ से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, फिर यहाँ से सिग्नल ब्रेन तक जाएगा और चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रॉड है, ये कोशिकाएं होती हैं, ये फोटो रिसेप्टर होते हैं लो लाइट या फिर नाइट विजन के लिए। इनका शेप अलग तरीके से यहाँ पर होता है। कोन्स जो होते हैं ये कलर विजन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैकुला की बात करें तो ये सेंट्रल एरिया होता है रेटिना का। शार्प एंड डिटेल्ड सेंट्रल विजन यहाँ से आपको दिखाई देगा। ऑप्टिक नर्व जो होता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेटिना से ब्रेन तक पहुँचाने का काम करता है। तो यहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंट पार्ट और उसके फंक्शंस को पढ़ लिया है। ये आप याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि हमारी आइज़ में कौन सी प्रॉब्लम होती हैं। इसमें सबसे पहले मायोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस आता है। इसको निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। और इसमें होता क्या है कि पास की जो चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत क्लियर दिखता है, लेकिन दूर की चीज़ें यहाँ पर ब्लर दिखती हैं, साफ नहीं दिखता। यहाँ पर हम देखते हैं कि नियर साइटेडनेस में क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मायोपिया को नियर साइटेडनेस कहते हैं। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन जो है वो लेंस के पास में हो जाता है, इस वजह से इसको नियर साइटेडनेस कहा जाता है। तो एक तरीके से इमेज रेटिना के पहले ही बन गया, तो आपको पास की चीज़ें सही से दिखाई देंगी, दूर की चीज़ें सही से नहीं दिखाई देती। इसके अलावा सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि अगर आपको मायोपिया को ठीक करना है तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपका इमेज अच्छी तरीके से रेटिना पर बने। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, तो आई बॉल जो हो अगर वो लॉन्ग हो जाए थोड़ा सा, तब भी नियर साइटेडनेस हो जाएगा। मान लीजिए आई बॉल का एक्चुअल शेप ये है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए इस तरीके से, तो इमेज अभी भी यहीं पर बनेगा, तो आपको मायोपिया हो जाएगा। इसके अलावा कॉर्निया अगर ज़्यादा कर्व हो जाता है तब भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे याद रखिएगा इसके करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया है, जिसको फार साइटेडनेस कहते हैं। इसको हिंदी में दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पर दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन पास की चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इमेज में ये आई का लेंस है। नॉर्मल कंडीशन में रेटिना पर इमेज बनता है, लेकिन जब आपको यहाँ पर फार साइटेडनेस होता है तो इमेज जो है वो रेटिना से दूर बनने लगता है। यहाँ पर अगर आपको ये सही करना है तो कॉन्वेक्स लेंस का आप यूज़ करेंगे, जिससे कि इमेज रेटिना पर बने। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ इसमें किया जाता है। ये होता क्यों है, तो आई बॉल जब शॉर्ट हो जाता है या फिर कॉर्निया ज़्यादा फ्लैट हो जाता है, तब ये जो लाइट रे होता है वो रेटिना के पीछे फोकस होने लगता है, जिसकी वजह से फार साइटेडनेस हो जाता है।
यहाँ पर भी आपको याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके इसको ठीक किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन विजन डिफेक्ट, मायोपिया है यानी कि आई ज़्यादा लंबा हो गया है या लेंस ज़्यादा कर्व हो गया है तो कॉनकेव लेंस लगा करके इसको ठीक कर सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में आई जो है ये ज़्यादा शॉर्ट अगर हो जाएगा तब भी इमेज पीछे बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगा करके इसको ठीक कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे है प्रेस बायोपिया, जिसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पर दोनों तरीके का डिफेक्ट देखने को मिलता है और ये एजिंग के साथ में होता है। जैसे जैसे एज यहाँ पर ज़्यादा होने लगती है लेंस का जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो कम हो जाता है, यानी कि सिलरी मसल्स जो हैं वो लेंस को सही से एकोमोडेट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से दोनों तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा और यहाँ पर बाईफोकल लेंस का यूज़ करके इसको ठीक किया जाता है। ये जो प्रेस बायोपिया है इसका जो बाईफोकल लेंस होता है इसके अपर पार्ट में हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं जिससे कि दूर की चीज़ें दिखाई दें, और इसका जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है, यानी नीचे कॉन्वेक्स होगा और ऊपर यहाँ पर कॉनकेव होता है, दोनों चीज़ें देखने के लिए। इसके बाद एस्टिग्मैटिज्म यहाँ पर होता है। कॉर्निया या फिर लेंस का इरेगुलर कर्वेचर जब हो जाता है तब ये चीज़ देखने को मिलेगा। सिलेंड्रिकल लेंस का इसमें यूज़ किया जाता है। कैटारैक्ट की बात करें तो लेंस जब ओपेक हो जाता है यानी क्लाउडिंग एक तरीके से जब लेंस पे हो जाता है तब ये चीज़ देखने को मिलेगा, और ये आर्टिफिशियल लेंस या फिर सर्जरी से ही ठीक हो सकता है। तो ये टेबल आप याद रखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। यहाँ पर हमने लाइट से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। हमने यहाँ पर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इसके अलावा जो भी ह्यूमन आई के पार्ट हैं और जो भी इनसे रिलेटेड विज़न डिफेक्ट है उन सबको जान लिया है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपने कंप्लीट वीडियो को देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।